हेलो बच्चों, मैं एमडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए, आपका नेक्स्ट पार्ट साइंस का जो आप साइंस प्रतियोगिता के रूप में देना चाहते हैं, उसी के साथ साथ आप यूपी बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं हमारे एसएस एकेडमी चैनल पर। आपको हर सब्जेक्ट का आपको बेस्ट क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी हमारे चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो है आपके लिए, वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। यानी वो रात जो तुमने गवाई है, वो जो रात आपने अपनी पढ़ाई में गवाई है, चिंता मत करो, वो रात का जो आपको परिणाम मिलेगा वो पूरा ब्याज सहित मिलेगा या वो कर्ज वापस मिलेगा। जितनी रात आप जागोगे उतनी ही परिणाम आपके रिजल्ट में दिखाई देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाग रहे हैं तो एमडी सर ने कहा था कि जागना ही उद्देश्य नहीं है। जागते तो वो भी लोग भी हैं जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चलाते हैं, रील्स देखते हैं, वो भी जागते हैं। नहीं, वो जागना नहीं। यदि हम अपने टारगेट के लिए जागते हैं तो वास्तव में हमारा टारगेट बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तापीय प्रभाव मतलब जो ऐसा कौन सा उपकरण है इसमें से जिसमें ताप उत्पन्न ना हो, हीट उत्पन्न ना हो। विद्युत हीटर, इसका नाम ही हीटर है तो क्यों हीट ना हो। विद्युत इस्त्री, प्रेस भी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। विद्युत बल्ब, जानते हो विद्युत बल्ब भी हीट होता है। विद्युत पंखा, ये हीट नहीं होता है। विद्युत पंखा हीट के रूप में यूज नहीं करते, जबकि विद्युत पंखा घूमकर हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है जिससे हमें हवा प्राप्त होती है। तो आप जान सकते हैं कि ये तीनों के तीनों उपकरण, विद्युत हीटर हीट ऊष्मा देता है यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है, विद्युत इस्त्री, प्रेस, ये भी ऊष्मा उत्पन्न करती है, और विद्युत बल्ब ऊष्मा भी देता है और आपको प्रकाश भी देता है। लेकिन विद्युत पंखा केवल यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसलिए तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं करते हैं, यानी हीट के लिए कौन सा उपकरण जिसका उपयोग नहीं करते हैं, वो है विद्युत पंखा। विद्युत पंखा को इस्तेमाल नहीं किया जाता है हीट के कार्यों में। यदि किसी चीज को गर्म करना है तो पंखे का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। यदि किसी वस्तु को गर्म करना होता है तो हम विद्युत हीटर और इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, सतत यानी लगातार चालू, बंद पथ को क्या कहते हैं? सतत का मतलब है कोई परपथ में धारा बह रही है लगातार तो उसे सतत परपथ कहते हैं। यदि स्विच को ऑफ कर दें तो उस, यानी सतत हो चाहे बंद हो, उस परपथ को क्या कहेंगे हम? उस परपथ को हम विद्युत परपथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत परपथ। क्या आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि इसको चाहे परपथ चालू हो चाहे परपथ बंद हो, ये प्रत्येक परपथ को हम विद्युत परपथ कहते हैं। इसी के साथ बच्चों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर होगा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, यानी हमें विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो कृत्रिम चुम्बक बनाई जाती हैं उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है बच्चों? तो आपको बता दें, नरम लोहा। कौन सा लोहा? नरम लोहा। ये ऑप्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये वाला ऑप्शन आपका पहले आ चुका है। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो केवल ऑब्जेक्ट में यही तो महत्वपूर्ण बात होती है कि आपने एक बार 500, 1000 ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो मैं कह रहा हूं कि आपकी टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी यूपी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे यदि आपने समझकर पढ़ा तो। ओके बच्चों, यस, चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ यानी नरम लोहा। अगला प्रश्न, विद्युत प्रवाहित
यानी अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे कोई लोहे की, जैसे घंटी वगैरह आती है मार्केट में, लोहे की छड़ वगैरह आती हैं, मगर उस पर कोई निकल का या पीतल का उस पर लेपन कर देते हैं। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा लेपन होता है। तो इस प्रकार का लेपन करना, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ा देना, इसे बोलते हैं विद्युत लेपन। बच्चों, तो विद्युत लेपन आपका पहला ही ऑप्शन है, विद्युत लेपन। आपको मैंने बताया है कि जो घंटी वगैरह होती हैं या पंखे की डंडी वगैरह होती हैं जो लोहे की होती हैं, बट उन पर एल्युमिनियम परत चढ़ा देते हैं या फिर सिल्वर परत चढ़ा देते हैं, या फिर आपने देखा हो स्टील जैसी दिखने वाली निकल की परत चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार उसे बोलते हैं हम विद्युत लेपन। बच्चों चलिए बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु का मतलब होता है जो बल्ब का तार जलता है उसे तंतु कहते हैं। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत के बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत पर्पज से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं बच्चों, I बराबर जो दे रखा है वो है 0.5 एम्पियर। ओके, और इसके बाद समय जो दे रखा है T बराबर है 10 मिनट, और 10 मिनट को सीधा चेंज करते हैं आप सेकंड में, 10 × 60 यानी 600 सेकंड। टाइम आ गया आपका 600 सेकंड। और आवेश का मतलब हो गया Q बराबर IT। I का मान है 0.5 और इंटू T का मान है 600। आप जान सकते हैं, जैसी पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 = 30 और ये हो गया Q बराबर 300 कूलाम। और कूलाम के लिए C लगा देंगे। देखो 300 C कौन सा है बच्चों, 300 C इज राइट आंसर है आपका। क्यों? आप जानते हैं, आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने समझ कर पढ़ा। कहेंगे सर हमें ये ऑप्शन नहीं मिला, यदि ये ऑप्शन नहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि इसी टाइप का आपको फॉर्मूले आधारित जरूर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हमारा लक्ष्य हमेशा कम समय में ज़्यादा कराने का होता है, क्योंकि बच्चे को सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर मैं इस थिंकिंग को पूरी तरह ख़त्म कर देता हूँ। आप किसी की भी वीडियोस देख लेना, चाहे किसी की भी वीडियो उठा लेना, मगर हमारा जितनी जल्दी कोई सॉल्विंग नहीं कराएगा। यस बिल्कुल, ओके बच्चों। हाँ, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी जनित्र का मतलब जनरेटर से 220 वोल्टेज निकलते हैं। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? क्या आप जानते हैं बल्ब की शक्ति क्या होती है? सबसे पहले हमने V बराबर मान लिया 220 वोल्ट है। ओके बच्चों, 220 वोल्ट। बताओ ये किसका मान है? कमेंट में बताओ। I बराबर 0.50 एम्पियर। ओके बच्चों, इसी के साथ हमें निकालना शक्ति, और शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। V का मान 220 और I का मान है 0.50। तो आप इसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22 पंजे 110 इंटू 110, और इसके बाद हम जीरो ले लेते हैं, 1 2 जीरो, और इसके लग जाएगा पॉइंट। तो 110 के बाद W। P बराबर 110 वाट। ओके बच्चों, तो आपको बता दें बच्चों, जब तक आपको फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं होंगे तो आपके फिजिक्स के ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं कर सकते। यदि आपने फॉर्मूले अच्छे से लगाना सीख लिए तो फिजिक्स से सरल सब्जेक्ट कोई नहीं है।
यदि हम साइंस की बात करें। आपको लर्निंग में समस्या हो सकती है, मगर फिजिक्स ने एक बार फॉर्मूला लगा दिया तो आपका सटीक और सही आंसर आपके सामने हो। इसी के साथ बढ़ते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर किसी विद्युत परपथ में परपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। बच्चों हम समझ रहे हैं कि हमारे वीडियोज़ में थोड़ा बहुत शोर शराबा आ जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है वो नियर अबाउट रोड के साइड से है, जिसके कारण हमें ये इस तरह की देखने पड़ता है। मगर आप चिंता ना करें, मगर आपको वीडियो और ऑडियो में कोई समस्या नहीं होगी। यदि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी सी भी समस्या आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर लिखना, जिससे मैं अपनी वीडियो में और सुधार कर सकूं। क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल आपको नॉलेज देना है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। ओके बच्चों, बस आपसे यही उम्मीद है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब हम इतनी मेहनत करके आपके लिए यहाँ दिन रात लगे रहते हैं तो एक सब्सक्राइब जाने में आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा। यदि आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी इस प्रकार की आपके लिए ज़रूरी वीडियोस हो सकता है कि आप ना देखते हो, आपके छोटे बहन भाई या बच्चा देखता हो जो आपकी क्लास में पढ़ रहा हो, 10th क्लास में हो, तो उन्हें वहाँ तक पहुँचा दो, चाहे वो रिश्तेदार का हो चाहे आपका पड़ोस में हो। यदि उसे पहुँचा देंगे तो हो सकता है कि आपके लिए जो बच्चा पढ़ेगा वो उसको बेस्ट करने में अच्छा अवसर मिलेगा। ओके बच्चों, यस, इस क्वेश्चन की बात करते हैं विद्युत परपथ में परपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए। देखो, किसी विद्युत परपथ में और प्रतिरोध को परिवर्तित करना है तो धारा नियंत्रक को लगाना होता है, और धारा नियंत्रक जो होता है किसी परपथ में प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा धारा नियंत्रक। ऐसे करके धारा नियंत्रक लगा होता है जिसे RS से शो करते हैं, और धारा नियंत्रक ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब यानी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो प्रत्येक बिंदु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं सबसे पहले इसमें मानता हूं कि किसी तार में 1 कूलाम, कितना, कुछ नहीं तो 1 कूलाम की धारा प्रवाहित, यानी 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि इसमें से कितना होगा। यानी इसका दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। चलिए देखते हैं। Q बराबर होता है Ne और N बराबर होता है Q/E। Q का मान, चलो Q का मान जो होता है वो है 1 कूलाम लिया गया है या 1 कूलाम माना गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के ब्रैकेट में दिया होता है मगर इसमें नहीं दिया, तो इसका मतलब ब्रैकेट नहीं ले पाए हैं इसमें। तो Q का मान 1 कूलाम, तो 1/1.6 × 10⁻⁻⁻19, और इसका भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 × 10⁻19 प्लस का हो गया, नीचे 1.6 हो जाएगा, 0 ऊपर बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट हटाने के बाद 1 0 बढ़ जाएगी। 1 0 10 के बाद 19 से ले लो तो यहाँ 10 पे घात 18 हो जाएंगे, और 10 पे घात 18 हो गए, यहाँ हो गए 16, 16 छक्के 96, यानी हम इसका भाग देंगे बच्चों 16 छक्के 96.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कि आप जामे से जान सकते हो कौन सा
आंसर इसका सटीक और नियर अबाउट में है। क्या बता सकते हो? इसका आंसर 6 × 10⁻18 इज राइट आंसर है बच्चों। 6 × 10⁻18। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रभाव को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? बच्चों, ये एक छोटी सी परिभाषा है जो शब्दों को घुमाकर लिख दिया है, जिससे आपको लगता है कि ये कौन सी परिभाषा है, इसको क्या हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं? एकांक समय में आवेश प्रवाहित दर को, या हम कह सकते हैं किसी निश्चित आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है समय, और समय के अनुसार यदि आवेश कोई बह रहा है तो उसे हम कहेंगे एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी वही परिभाषा, पुरानी परिभाषा है बच्चों। किसी एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी विद्युत धारा से जो दिशा बहती है वो धारा की दिशा किधर से निकलती है और किधर की ओर जाती है? देखो, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर नहीं, विद्युत धारा ऋण से नहीं निकलती है, यानी विद्युत धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है। ये आंसर आपका सही है। जबकि विद्युत धारा की दिशा होती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, और जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। तो इसलिए ऑप्शन जो पूछा गया है वो विद्युत प्रवाह की दिशा पूछी गई है, और विद्युत धारा की जो विद्युत प्रवाह की दिशा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगी। इस राइट आंसर है। इसी के साथ बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ओके बच्चों, ओके, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन में आ चुका है। तो हम चाहते हैं थोड़ा बहुत हमें भी स्कोर। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता। यानी कौन सा चालक है या किसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, या किसी से विद्युत प्रवाह नहीं होता है? अचालक है कि चालक है कि कुचालक है कि सुचालक है कि अर्धचालक है? इसमें तो कुछ भी है नहीं, है या नहीं? ये है विद्युत रोधी, जो विद्युत को रोकता है, रुकावट करता है। ये विद्युत रोधी जो होता है वो विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकता। ओके बच्चों, इसी के साथ विद्युत रोधी विद्युत प्रवाह नहीं होने देता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी स्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H बराबर है तो H बराबर जो संबंध होता है वो H बराबर होता है VIT। ओके बच्चों, H बराबर VIT, यस बिल्कुल सही आंसर है आपका, H बराबर VIT। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। बिल्कुल, चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, बिल्कुल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर, बिल्कुल चालक की प्रकृति क्या होती है? यदि कोई चालक तार लोहे का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, कॉपर का है, जब चालक तार अलग अलग प्रकृति के होंगे तो उसमें बहने वाली धारा भी अलग अलग प्रवाह से जाएगी। इसीलिए चालक की प्रकृति भी प्रतिरोध पर निर्भर करती है। यदि लोहे का तार है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यदि कॉपर का तार है उसका प्रतिरोध कम होगा। जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा आसानी से प्रवाह हो जाती है। ओके बच्चों, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा
उपयुक्त सभी पर, यानी सभी का आंसर सही है। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट से भेजती है उसे सेल को कहते हैं। भाई सेल बाहरी परपथ में प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। उसका कौन सा हिस्सा होता है बच्चों? ये धन ध्रुव होता है। कौन सा होता है? धन ध्रुव। ओके, धन ध्रुव से धारा भेजती है। बाहरी परपथ की बात कर रहे हैं और बाहरी परपथ में धन ध्रुव से धारा निकलती है। इसी के साथ बच्चों अगला प्रश्न, अगर Q आवेश विभवांतर B से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य का फॉर्मूला V बराबर क्या होगा? कार्य का फॉर्मूला, यदि विभवांतर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V बराबर W/Q, और V विभवांतर है, Q आवेश है, W/Q, तो W क्या है? कार्य है। W क्या है? कार्य, और कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर V × Q। क्या आपने नहीं पढ़ा? W बराबर VQ पढ़ा है तो टिक लगाओ। कितना होगा? V × Q इज राइट आंसर बच्चों। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको लगता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है तो आप उस वीडियो को स्पीड चेंज कर सकते हैं, आराम से पुश करके लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, और जब आप लिख लोगे इन क्वेश्चनों को तो आपको रिवाइज करने में बहुत ही कम समय में आप रिवाइज कर लेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हाल किया लिख लिया करो। ओके बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न, फिर बाद में आप कहोगे कि हाँ ये सर ने कराया था वही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने पिछली बार कुछ क्वेश्चन कराए थे, ऑब्जेक्टिव कराए थे, थोड़े से कराए थे, उसी में से भी ऑब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हुए। तो बच्चों, हमारे बच्चों ने 20 में 19 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे कंप्लीट करके आए हैं सही। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब 19 नहीं 20 में से 20 फोड़ेंगे इस बार बच्चे। ओके बच्चों, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदेश, देखो गमन करने का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल में होता है कि पानी हमेशा उच्च दिशा से निम्न की ओर बहता है, ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, तो क्या पानी कभी नीचे से ऊंचे की ओर बह सकता है? नहीं बह सकता, ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। तो इसलिए विद्युत दाब में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब विद्युत दाब में अंतर होगा। ओके बच्चों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 माइक्रो एंगस्ट्रम, ये सिंबल तो आप जानते हो, यानी 1 माइक्रो का जो सिंबल होता है, 1 माइक्रो का बराबर होता है 10⁻⁻⁶, और एंगस्ट्रम लगा है तो आपको एंगस्ट्रम भी लिख सकते हो। तो 10⁻⁻6 एंगस्ट्रम ऑप्शन सी। देखो -3 होता तो मिली होता, क्या होता? -3 होता तो मिली होता, और 10⁻⁻6 होगा तो माइक्रो होगा। ओके बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 मिली एम्पियर, एम को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसे? मिली एम्पियर। ओके बच्चों, यस। तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा? हमने अभी बताया था आपको, 1 मिली एम्पियर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 × 10⁻⁻3a। तो 3a में देख लो, 10⁻⁻3 इज राइट आंसर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है एंगस्ट्रम है ना, तो एंगस्ट्रम मानेंगे तो एंगस्ट्रम, एम्पियर मानेंगे तो एम्पियर। बच्चों जैसे भी सिंबल है, यानी एंगस्ट्रम होगा तो ऊपर ये लगा होगा, यदि ये नहीं है तो एम्पियर मानते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आप जान सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो ये हो गया Q और ये हो गया V, क्योंकि आवेश जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा और V वोल्ट 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, और इस वोल्ट जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। कितना होगा बच्चों? 1 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। अब बताओ 1.6 × 10⁻⁻19 तो हो गया, मगर इसका मात्रक क्या होगा?
तो मैं बता दूं क्यू वी, वी क्यू था वो डब्ल्यू का होता है, आपने इससे पहले वाले ऑब्जेक्ट में पढ़ा होगा, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा जूल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। हमें लग रहा है बनाने वाले ने सूची ए वाली ज़्यादा रखी है, तो ए ऑप्शन ज़्यादा निकल रहे हैं, मगर आप इस तरह तुक्का ना लगाना, ठीक है, क्योंकि आपको समझ कर पढ़ना है, समझ कर पढ़ोगे तो कुछ दूर तक जाएगा, और अंदाजे में पढ़ा हुआ वहीं तक रह जाता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है बच्चों वो क्या होता है मालूम है, निम्न गलनांक का होता है, निम्न टेम्परेचर पे ही गल जाता है, यानी उस फ्यूज के तार का एक लिमिटेशन टेम्परेचर निश्चित निर्धारित होता है जिसमें बता दिया जाता है कि इतने से ज़्यादा धारा बहेगी तो इसमें ये परपथ या ये पुल काम नहीं कर सकता। जैसे कोई पुल बनाते हैं तो इसकी एक क्षमता होती है, लिमिट होती है कि इसमें से इतने वजन का ही भार निकाल सकते हैं, तो इसी प्रकार फ्यूज तार में भी ऐसा ही होता है कि इसमें इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि उसमें धारा एम्पियर बढ़ा दी जाएगी तो वो फ्यूज पिघल कर टूट जाता है। मगर यहाँ बात कर रहे हैं फ्यूज किसका बना होता है, फ्यूज बच्चों तांबा और टिन धातु का बना होता है, ठीक है, तांबा Cu और टिन। इसी के साथ बढ़ते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो के लिए आपने अपना पूरा कीमती समय दिया, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को हमेशा पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यदि आपका ज्ञान यदि 90% परिपूर्ण है तो ये वीडियो आपको देगी 91, और इसी प्रकार हमारा प्रोसेस बढ़ते बढ़ते ये 101% आपको कॉन्फिडेंस लेके जाएगी और 100% क्वेश्चंस ऑप्शन पूरे कंप्लीट होंगे। ये हमारा बहुत ही मेहनत भरा ये कार्य है। तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप भी हमारी मेहनत के साथ जुट जाइए, जिससे आप भी अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में सफल बने। जय हिंद,